हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा एंड वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 2। राहुल, रोहित एंड रमेश आर इन अ बिजनेस। वो बिजनेस में मतलब वो कौन है बिजनेस में, तो मतलब वो पार्टनर्स है। दे आर इन बिजनेस, इन्वॉल्व इन अ बिजनेस, मतलब दे आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 3:2:1 के रेशियो में वो प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करते हैं। तो मतलब 3+2 कितना होता है 5, 5+1 कितना होता है 6। तो मतलब 3/6, 2/6 एंड 1/6 रेस्पेक्टिवली उनका, राहुल का 3/6, रोहित का 2/6 एंड रमेश का 1/6 प्रोपोर्शन हुआ। The balance sheet as on 31st March 2017 was as follows। उनकी बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च की। तो यहाँ पे लायबिलिटीज के अंडर में कैपिटल बैलेंसेस, तो ये सब देखने के पहले हम एक नज़र पूरे क्वेश्चन में घुमा लेते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन में हमें मेनली क्या डिटेल्स देनी है, कौन सा अकाउंट हमें प्रिपेयर करने बोला है। तो लेट्स सी, यहाँ पे हम क्वेश्चन के यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रिपेयर रमेश कैपिटल अकाउंट, मतलब हमको ओनली एंड ओनली रमेश का कैपिटल अकाउंट बनाना है। शोइंग द अमाउंट पेबल टू हिज एग्जीक्यूटर्स, मतलब उसके एग्जीक्यूटर्स को पैसा देना है। मतलब रमेश की डेथ हो गई है बिजनेस में और उसका जो भी है अमाउंट है उसके एग्जीक्यूटर को देना है। तो हमें खाली रमेश का कैपिटल अकाउंट बनाना है। एज वेल एज हमें क्या पूछा है, गिव वर्किंग नोट ऑफ प्रॉफिट एंड गुडविल एंड प्रॉफिट की वर्किंग नोट भी हमें दिखानी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर से हम जो कैपिटल बैलेंसेस दिए हुए उसमें से हमको खाली रमेश का कैपिटल बैलेंस लेना है और उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके रिकॉर्ड करना है 2,40,000। राहुल एंड रोहित की कैपिटल की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड यहाँ से हमको लायबिलिटीज के अंडर में देखना है कोई रिजर्व्ड प्रॉफिट या जनरल रिजर्व वगैरह है क्या। तो यहाँ पे ये देखिए जनरल रिजर्व दिया हुआ है 96,000। तो इसमें से 96,000 में से जो रमेश का हिस्सा है, रमेश का कितना प्रोपोर्शन है हमने यहाँ पे रेशियो में देखा 1/6, उसका 1/6 है। तो 96,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6 करना है। तो इसमें जितना शेयर रमेश का है वो रमेश का शेयर यहाँ पर आ जाएगा, वो हमको रमेश को जनरल रिजर्व का शेयर देना होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है एसेट्स के अंदर में हम आएंगे। तो एसेट्स के अंदर में क्या क्या दिया हुआ है तो वो हमें देखना है। तो यहाँ पर एसेट्स के अंदर में डेटर्स दिया हुआ है, ग्रॉस अमाउंट 1 लाख, RDD दिया 10,000, देन प्लांट एंड मशीनरी 85,000, इन्वेस्टमेंट 3,50,000, लॉरी मोटर लॉरी का दिया 1 लाख, बिल्डिंग 80,000 एंड बैंक 1,48,000। तो एडजस्टमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें जाना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले ऑन 1 अक्टूबर 2017 को, मतलब रमेश डाइड, मतलब रमेश की डेथ कब हुई तो 1 अक्टूबर 2017 को हुई। तो मतलब सितंबर तक, अक्टूबर के पहला कौन सा मंथ आता है सितंबर, तो मतलब सितंबर तक वो बिजनेस में था। और हम उसकी काउंटिंग कहाँ से करेंगे, ये देखिए जो बैलेंस शीट है वो 31 मार्च 2017 की है। तो अप्रैल 2017 से लेकर हमें 30 सितंबर तक हमें कितने मंथ्स होते हैं वो कैलकुलेट करना है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 6 मंथ तो है ना। 6 मंथ तक तो रमेश मतलब बिजनेस में था। 6 मंथ कंप्लीट हुआ क्या 1 अक्टूबर को उसकी डेथ हो गई। तो मतलब मिड ऑफ द ईयर में वो ही एक्सपायर्ड। तो उसका जो भी उसको जो सस्पेंस प्रॉफिट मिलता है, मतलब एस्टिमेटेड प्रॉफिट के हिसाब से उसका प्रॉफिट का कैलकुलेशन जो करेंगे हम 1/6 के हिसाब से करें। 1/6 उसका रेशियो लेंगे एज वेल एज जो है ना नंबर ऑफ मंथ्स वो 6/12 करके हमको लेना होगा। इसलिए यहाँ पे डेट को देखना हमें बहुत जरूरी होता है कि कितने महीने बाद डेथ हुई वो चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देन यहाँ पे बोला है कि पार्टनरशिप डीड के हिसाब से and the partnership did provided that RDD was maintained at 5% on debtors। तो अब यहाँ पर है ना RDD, नया RDD कैलकुलेट करने बोला गया है 5% का। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी पुराना RDD दिया हुआ है, ओल्ड RDD 10,000 दिया हुआ है। अब क्या बोला कि 5% ही कैलकुलेट करना है। तो आप 1 लाख पे 5% कैलकुलेट करोगे तो फिर आपको 5,000 आने वाला है। नया RDD जो है 5,000 आने वाला है। मतलब यहाँ पे RDD के अमाउंट में रिडक्शन आ रहा है। रिडक्शन कैसे पता चलेगा, पुराना RDD 10,000 है
तो ओल्ड आरडीडी है वो मोर है, वो ज़्यादा है नए आरडीडी से, क्योंकि नया आरडीडी जब आप 5% 1 लाख पे कैलकुलेट करोगे तो 5000 आएगा। तो मतलब 10,000 माइनस 5000 करेंगे तो 5000 का एक तरीके से जो रिडक्शन होता है, कभी भी आरडीडी में रिडक्शन होता है या आरडीडी पूरा का पूरा कैंसिल हो जाता है, मतलब जब भी डेटर्स गुड हो जाते हैं, ऑल डेटर्स आर गुड करके हमने स्टेटमेंट सीखे हैं, तो उस केस में बेनिफिट होता है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हम बनाएंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे प्रॉफिट निकालना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बना के प्रॉफिट है या लॉस है वो निकालना होगा। तो इसके लिए ये आरडीडी 5000 आरडीडी जो रिडक्शन आया है, जो डिक्रीज हुआ है आरडीडी में, वो हमको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में 5000 क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना होगा। फिर यहाँ पे बोला है कि प्लांट एंड मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट 80,000। तो 80,000 अमाउंट किसका है एंड 4,10,000 रेस्पेक्टिवली। तो ये रेस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब जिसका नाम पहले आया पहला अमाउंट उसी का। तो प्लांट एंड मशीनरी पहला नाम है और उसका अमाउंट है 80,000। तो नई वैल्यू है ना प्लांट एंड मशीनरी की 80,000 हो गई। अब आपको बैलेंस शीट में देखना है कि कितनी प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट कितना दिया। तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट 85,000 दिया है। अभी नई बैलेंस शीट तो हमको बनानी नहीं है, नहीं तो नई बैलेंस शीट में हम ये 80,000 आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करते थे, लेकिन हमको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में लिखने के लिए चाहिए। यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी में डिक्रीज हुआ है, नया अमाउंट कम है और पुराना अमाउंट ज़्यादा है। तो जब भी एसेट्स में डिक्रीज होता है, एसेट्स में डिक्रीज होता है तो हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं उसको, वो डेबिट बैलेंस होता है, वो डेबिट बैलेंस होता है। तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में उसको 5,000 रिकॉर्ड करना होगा। जो डिफरेंस है 85,000 एंड 80,000 के बीच का डिफरेंस 5,000, वो हमको टू प्लांट एंड मशीनरी करके हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिया है 4,10,000 नया अमाउंट, और पुराना इन्वेस्टमेंट हम देखेंगे तो 3,50,000 है, मतलब पुराना अमाउंट जो दिया वो 3 लाख, पुरानी जो वैल्यू दी है ओल्ड वैल्यू वो 3,50,000 है। तो इसका मतलब यहाँ पे 4,10,000 माइनस 3,50,000 करने पे जो डिफरेंस आता है वो 60,000 का आता है। तो मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में 60,000 का उछाल आया है, इंक्रीज हुआ है, फायदा हुआ है। तो हम प्रॉफिट एंड जब भी है ना इंक्रीज होते हैं, जब भी एसेट इंक्रीज होता है तो क्रेडिट बैलेंस होता है, एसेट इंक्रीज होता है तो क्या होता है क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमको रिकॉर्ड करना होगा 60,000। हम 60,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में 60,000 रिकॉर्ड करेंगे इन्वेस्टमेंट कर। फिर यहाँ पे दिया है ऑफ क्रेडिटर्स ऑन आइटम ऑफ 6,000, 6,000 की आइटम है, उस ऑफ क्रेडिटर्स मतलब आउट ऑफ क्रेडिटर्स, जो 6,000 की का जो आइटम है रुपीज़ वाला आइटम है, वॉज नो लॉन्गर अ लायबिलिटी, वो अभी लायबिलिटी नहीं रहा, मतलब वो लायबिलिटी नहीं रहा। तो इसका मतलब क्रेडिटर 6,000 से क्रेडिटर डिक्रीज हो रहा है, इसका मीनिंग होता है 6,000 से क्रेडिटर डिक्रीज हो रहा है। अभी फिलहाल हमको बैलेंस शीट नहीं बनाने नहीं बोला है क्वेश्चन में, अगर बनाने बोला होता तो हम है ना 80,000 माइनस 6,000 नई बैलेंस शीट में लिखते, 80,000 माइनस 6,000 तो 74,000 क्रेडिटर्स हो जाता, लेकिन हमको नहीं बनाने बोला है न्यू बैलेंस शीट। तो खाली प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के जब भी है ना लायबिलिटीज है वो डिक्रीज होती है, जब भी लायबिलिटीज डिक्रीज होती है तो मतलब वो क्रेडिट बैलेंस होता है, वो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो वो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, 6,000 क्रेडिटर्स करके हमको रिकॉर्ड करना है। हैंस वॉज प्रॉपरली एडजस्टेड, तो ये इसका मीनिंग वही है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ एडजस्टमेंट बोला है प्रॉफिट फॉर 2017-18 वॉज एस्टिमेटेड। 2017-18 का जो प्रॉफिट है वो कितना एस्टिमेट किया, तो 20,000 का एस्टिमेशन किया। एंड रमेश शेयर इन इट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, रमेश का हिस्सा उसकी डेथ तक का जो हिस्सा है उसको देना है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस हुआ। ये क्या हुआ प्रॉफिट एंड लॉस, एस्टिमेटेड है मतलब सस्पेंस, एस्टिमेटेड मतलब अंदाजन कैलकुलेट किया कि 1,20,000 का प्रॉफिट। तो इसी के ऊपर अब हमको यहाँ पे अभी हमको एवरेज वगैरह निकाल के नहीं करने बोला, हमको डायरेक्ट अमाउंट दे दिया कि प्रॉफिट फॉर 2017-18 वॉज एस्टिमेटेड और एट रुपीज़ 1,20,000। तो 1,20,000 पे हमको जो रमेश का 6 महीने का हिस्सा है, 6 महीना वो बिजनेस में था, तो हमको 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 6/12 मल्टीप्लाई बाय इसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/6 का शेयर है, तो मल्टीप्लाई बाय 1/6 करके हमको कैलकुलेट करना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस करके हमको कैलकुलेट करना होगा। अब वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का इफेक्ट हम कहाँ दिखाएंगे, तो
तो रमेश के कैपिटल अकाउंट में हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट करके रिकॉर्ड करेंगे। और दूसरा इफेक्ट इसका है ना, नई बैलेंस शीट में होता है। बैलेंस शीट फिलहाल नहीं बनानी है, पर मैं आपको नॉलेज के लिए बोल रही हूँ, न्यू बैलेंस शीट बनाने बोलते हैं तो नई बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर में हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। एसेट्स के अंडर में हम इसे रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो वो हमको यहाँ पे ये है ना सस्पेंस है, मतलब अभी कोई एस्टिमेटेड है, इसीलिए उसको एसेट्स के अंडर में हमको रिकॉर्ड करना होता है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, गुडविल। गुडविल को लेकर है कि गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट, गुडविल ऑफ द फर्म, तो गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट मतलब इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय द एवरेज प्रॉफिट, तो 2 मल्टीप्लाई बाय द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। तो हमको इसका फॉर्मूला ऑटोमेटिकली बन जाता है गुडविल ऑफ द फर्म, ये गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय द एवरेज प्रॉफिट। और क्या इसका एवरेज प्रॉफिट, तो लास्ट 5 ईयर्स का। तो ये है ना, हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई, ये सारे के सारे जो प्रॉफिट दिए हुए उन सबको सम अप करेंगे, इन सबको हम क्या करेंगे सम अप करेंगे और डिवाइड बाय 5 करेंगे, और फिर जितना एवरेज प्रॉफिट आएगा वो हम मल्टीप्लाई बाय 2 करने वाले हैं, तो पूरी गुडविल आ जाएगा फर्म का। उसके बाद में हमें रमेश शेयर इन इट वाज टू बी गिवन टू हिम, तो रमेश का हिस्सा उसका देना पड़ेगा, उसे उसके एग्जीक्यूटर को जाएगा, लेकिन उसके कैपिटल अकाउंट में हमको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो गुडविल का अमाउंट, तो हम उसका जो हिस्सा है 1/6 तो उसका पार्ट होता है, वो 1/6 है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ही प्रपोर्शन हमको दिया हुआ है, रेशियो हमें दिया हुआ है। जब रेशियो नहीं दिया रहता है, कुछ भी नहीं दिया रहता है, साइलेंट होता है क्वेश्चन, तो हम इक्वल लेते हैं, लेकिन दिया होता है तो हमको वही लेना होता है। तो 1/6 इसका हिस्सा है, तो गुडविल का 1/6 है ना रमेश के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या बोला है, सैलरी 5,000 पर मंथ वॉज पेबल टू हिम, 5,000 सैलरी हर महीना उसको पे करना, पेबल टू रमेश को पे हो रही, तो मतलब इसको ये सैलरी ले रहा है तो इसके अकाउंट में क्रेडिट होगी, इसकी इनकम हो रही है, इसके अकाउंट में ये क्या होगा क्रेडिट होगा। तो हम इसके कैपिटल अकाउंट में बाय सैलरी करके हम रिकॉर्ड करने वाले हैं 5,000, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ करना होगा हमको, तो 30,000 सैलरी इसकी क्रेडिट हो जाएगी रमेश के कैपिटल अकाउंट में। देन नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%, दैट इज वॉज पेबल, मतलब इसके जो कैपिटल पे इंटरेस्ट, इसका जो कैपिटल अमाउंट है वो कितना है, तो 2,40,000, तो 2,40,000 पे हमको 5% कैलकुलेट करना होगा। और 5% कितने महीने के लिए कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि 6 महीने तक ही कैपिटल करके रिकॉर्ड है ना उसका 2,40,000, क्योंकि उसकी डेथ हो जाती है 1 अक्टूबर को, तो 6 महीने का हमको इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% कैलकुलेट करना होगा 2,40,000 पे। वो कैलकुलेशन का मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो 6,000 अमाउंट आने वाला है, तो कैलकुलेशन में बताऊंगी, तो उसके कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे। एंड ड्राइंग्स ₹2,000 वर चार्ज, ड्राइंग्स के रुपीज चार्ज किए, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया, तो इसे हम डेबिट साइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, मतलब रमेश के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2,000 रिकॉर्ड करेंगे। और जो लास्ट स्टेटमेंट दिया है वो दिया है ड्राइंग्स मेड बाय रमेश अप टू सितंबर 2017, तो 2017 तक मतलब 6 महीने उसने विड्रॉ किया, ड्राइंग्स कितना किया, तो 5,000 पर मंथ, हर महीना 5,000 उसने विड्रॉ कर लिया, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो 30,000 का उसका ड्राइंग्स हुआ, तो वो हमें रिकॉर्ड करना होगा रमेश के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में 2 ड्राइंग्स करके हम 30,000 रिकॉर्ड करेंगे। तो इस तरीके से सारे एडजस्टमेंट होने के बाद में एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हम वर्किंग नोट में बनाएंगे, वो बनाने के बाद में उसको क्लोज डाउन करने के बाद में रमेश का हिस्सा उसको देने के बाद में हमको कितना रमेश का जो कैपिटल बैलेंस है जो उसके एग्जीक्यूटिव को पे करना है हमको, उसका अमाउंट हम निकालेंगे। तो मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मेट रेडी रखा है, तो लेट्स सॉल्व द सम। सबसे पहले लायबिलिटीज के अंडर में से जो रमेश का कैपिटल दिया हुआ है वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे 2,40,000 का बाय बैलेंस brought down 2,40,000। उसके बाद में लायबिलिटीज के अंडर में जो जनरल रिजर्व दिया है उसका रमेश का जो हिस्सा है उसे मिलना चाहिए जनरल रिजर्व का, तो वो भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे जनरल रिजर्व का। तो इसका कैलकुलेशन मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जस्ट ये आपको वर्किंग नोट में स्पेसिफाई करके नहीं बोला है कि ये आपको बताना है। जनरल रिजर्व शेयर,
तो जैसे क्वेश्चन रीड करने के टाइम पे हमने देखा था कि रमेश का कितना 1/6 हिस्सा है उसका। तो यहाँ पर जो जनरल रिजर्व दिया हुआ है वो 96,000 दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाय 1/6 करना है हमको। तो 6 1 ज़ा 6, यहाँ पर 6 1 ज़ा 6, 3 रिमेन, 6 6 ज़ा 36। और आप बोल सकते हो कि 16 के टेबल में 6 × 96 आता है। वैसे भी तो आपके टेबल अगर स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपको और भी ईजी होता है। तो यहाँ पे 16,000 है जो जनरल रिजर्व इसका हिस्सा है। तो अभी इसके अकाउंट में हम कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर अमाउंट रिकॉर्ड कर देंगे 16,000। उसके बाद में नेक्स्ट हमको जो दिया है वो हमें डायरेक्टली हमको जो एडजस्टमेंट्स दिए वहाँ पर आना है। तो सबसे पहला आरडीडी का एडजस्टमेंट है। तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हुआ है यहाँ पे एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे जैसे कि आरडीडी डिक्रीज हो रहा है तो बाय आरडीडी अकाउंट, तो इसका कैलकुलेशन दिखा देती कि 5% कैलकुलेट करने बोला है, न्यू आरडीडी का कैलकुलेट करने बोला है। तो न्यू आरडीडी एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स। तो ये जब भी कैलकुलेट करना होगा तो ये ग्रॉस अमाउंट पे होगा, याद रखिए। नया आरडीडी का अगर आपको रेट दिया है, परसेंट दिया है, तो हमको नए पे ही जो ग्रॉस अमाउंट होता है डेटर्स का ग्रॉस अमाउंट, ग्रॉस बोले तो एसेट्स के अंडर में जो 1 लाख का अमाउंट दिया है डेटर्स का, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5/100, 5% मतलब 5/100। तो दिस 2 zeros विल गेट कैंसिल विद दिस 2 zeros। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 5000 आरडीडी आया। तो न्यू आरडीडी है वो लेस है, न्यू आरडीडी इज लेस देन, न्यू आरडीडी जो है वो लेस है। न्यू आरडीडी हमने कैलकुलेट किया तो लेस देन ओल्ड आरडीडी जो आपको बैलेंस शीट में दी हुई है 10,000 ओल्ड आरडीडी से कम है। तो मतलब एक तरीके से फर्म को क्या हो गया, बेनिफिट हो गया, क्योंकि देर इज रिडक्शन इन बेनिफिट हो गया, रिडक्शन इन बेनिफिट ड्यू टू, आप लिख सकते हो बेनिफिट ड्यू टू रिडक्शन इन न्यू आरडीडी। नया आरडीडी रिड्यूस हो गया है, वैल्यू कम है उसकी, रिडक्शन हो गया है। तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसीलिए रिकॉर्ड किया है हमने। तो जब भी लायबिलिटीज डिक्रीज होती है तो वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाना है। तो यहाँ पर कितने से डिक्रीज हो रही है, तो आपका जो ओल्ड अमाउंट, नया अमाउंट है वो कितना, ओल्ड अमाउंट है 10,000, क्योंकि ओल्ड ज़्यादा था, माइनस 5,000 आप करोगे तो फिर 5,000। इसके लिए आपको ये वर्किंग नोट जरूर देखना है कि 5,000 हमने कैसे निकाला। तो यहाँ पे 5,000 का बेनिफिट हो गया एक तरीके से, ठीक है। चाहिए तो आप यहाँ पर भी इसको लिख सकते हो कि 10,000 माइनस 5,000 करने पे जो अमाउंट आएगा वो हमको रिकॉर्ड करना है। वो कहाँ जाएगा, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा, डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमको प्लांट एंड मशीनरी का दिया हुआ है, वहाँ प्लांट एंड मशीनरी में डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर हम डेबिट साइड में टू प्लांट एंड मशीनरी, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं बिकॉज इसका वर्किंग नोट हमको नेसेसरी नहीं है। तो यहाँ पर हम कितना डिक्रीज हो रहा है, तो जो ओल्ड अमाउंट है प्लांट एंड मशीनरी का वो 85,000 एंड नया अमाउंट 80,000। तो कभी भी एसेट्स में डिक्रीज होता है, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से एसेट्स में डिक्रीज मतलब डेबिट साइड में हम मतलब डेबिट बैलेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है। एसेट का डेबिट बैलेंस जो एसेट्स का है वो डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज होने पे जब भी एसेट डिक्रीज होता है तो हम क्रेडिट साइड में उसके बैलेंस को रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि डेबिट बैलेंस डिक्रीज हो जाना है मतलब क्रेडिट में हम इसका अमाउंट लिखेंगे 5,000। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमको जो दिया है वो है इन्वेस्टमेंट को लेकर, और इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर हम बाय इन्वेस्टमेंट तो नया इन्वेस्टमेंट 4,10,000 मतलब नई वैल्यू, न्यू वैल्यू 4,10,000 एंड ओल्ड है वो 3,50,000। तो देखिए 4 लाख अगर आपको शॉर्ट में माइनस करना है तो 4 लाख माइनस 3,50,000 करोगे तो 50,000 बचा, प्लस ये 10,000 तो टोटल 60,000 का इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हो गया। इसीलिए हम क्रेडिट साइड में इसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि कभी भी है ना एसेट्स इंक्रीज होते हैं, राइट, एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो मतलब आपको बेनिफिट हो रहा है, आपको फायदा हो रहा है। तो फिर आपको क्या करना है, उसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको रिकॉर्ड कर देना है। फिर इसके बाद में क्या करना है हमें, नेक्स्ट दिया हुआ है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स यहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं,
क्रेडिटर्स यहाँ पे ये इंक्रीज़ हुआ, यहाँ पे लायबिलिटी डिक्रीज़ हुई, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है इस तरीके से। यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी ऐसे डिक्रीज़ हुआ है तो आप डेबिट साइड में लिख रहे हो। फिर यहाँ पर ये लेजर अकाउंट के लिए हम लिख रहे हैं। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे नेक्स्ट क्रेडिटर्स को लेकर। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स है ना डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब है ना 6,000 कम हो रहा है क्रेडिटर्स के अमाउंट में, वो अभी लायबिलिटीज़ नहीं रहा। क्रेडिटर्स अकाउंट करके हम 6,000 को रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन हमको करना है कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट के हिसाब से। तो यहाँ पर हम वर्किंग नोट इसका जो है वो प्रिपेयर कर लेंगे। यहाँ पर ये जो वर्किंग नोट हमको पूछे भी हैं प्रॉफिट वगैरह के, तो ये आप मेनली इसको दिखा दोगे कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर 2017-18, इसी के ऊपर आपका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, मतलब इसको कितना हिस्सा मिलने वाला है वो कैलकुलेट होगा। किसको? रमेश को कितना हिस्सा मिलने वाला है वो हमको पता चलने वाला है। तो प्रॉफिट ड्यू टू रमेश, तो यहाँ पे एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना है 1,20,000 दिया हुआ है। तो प्रॉफिट ड्यू टू रमेश को कितना प्रॉफिट ड्यू होगा, कितना प्रॉफिट उसके हिस्से में जाएगा। तो यहाँ पर हमको फॉर्मूला लिखना होगा कि लास्ट ईयर का, क्योंकि ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट के हिसाब से लास्ट ईयर यहाँ पर जो 2017 एंड 18 का हमें दिया हुआ प्रॉफिट एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, तो यहाँ पे एस्टिमेटेड प्रॉफिट लिखेंगे हम, लास्ट ईयर नहीं लिखेंगे, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, क्योंकि हमको ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिया हुआ है 2017-18 का। तो हम डायरेक्ट उसी के हिसाब से फिर लिखेंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट। उसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट शेयर। इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, प्रॉफिट शेयर, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे पीरियड से, कितने मंथ तक वो बिजनेस में था, बाद में एक्सपायर हुआ ना, तो 6 महीने तक था करंट ईयर के बिजनेस में। तो यहाँ पर 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट शेयर क्या है उसका 1/6, इसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/6 पार्ट इसका है, तो 1/6 मल्टीप्लाई बाय 6 महीने के लिए तो 6/12, इस तरीके से हमको लिखना होगा। तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 कैंसिल हो गया, फिर 12 1 जा 12 एंड 12 1 जा 12 और ये 4 0, तो 10,000 क्या आया इसका एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस करके हम रिकॉर्ड करेंगे। तो एक तो इसको हम लिखते हैं कैपिटल अकाउंट में, तो इसकी कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, और दूसरा इफेक्ट इसका नई बैलेंस शीट में आता है। फिलहाल हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, इसीलिए हम यहीं पे हमको खाली प्रॉफिट एंड लॉस इसका जो रमेश का कैपिटल अकाउंट है वहाँ पे हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट करके रिकॉर्ड कर लेना है। तो 6 महीने का इसको प्रॉफिट का बेनिफिट दे दिया, और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में जो भी लॉस प्रॉफिट आएगा वो सेपरेट होगा। तो यहाँ पर हमको 10,000 रिकॉर्ड कर लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट दिया है वो गुडविल को लेकर है, तो हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले जो गुडविल का है वो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो फॉर्मूला तैयार हो जाएगा स्टेटमेंट के हिसाब से कि गुडविल ऑफ द फर्म, तो हम यहाँ लिखेंगे गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल्स टू, क्या आएगा 2 टाइम्स मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्रॉफिट 2 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट, तो 2 मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला रहेगा, तो इसकी डिटेल दी होगी आपको, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का आपको प्रॉफिट दिया, तो उसके हिसाब से उसका एवरेज निकलेगा। 3 साल का है तो 3 साल का हमें ऐड करके डिवाइड बाय 3 करेंगे, 4 साल का है तो 4 साल का प्रॉफिट ऐड करके डिवाइड बाय 4 करेंगे, 5 साल का है तो
ऐड करके डिवाइड बाय 5 करेंगे। तो यहाँ पे हम 5 साल का हमको दिया है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ईयर्स का कितना दिया है, तो 1,80,000। इसके लिए ब्रैकेट कर लो, अच्छा रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। 1,80,000 प्लस 2,02,013-14 का हुआ, फिर प्लस 2,50,000 कब का हुआ, 2,50,000 हुआ 14-15 का, देन प्लस 1,50,000 एंड प्लस 1,20,000। और इसको डिवाइड बाय, हमको यहाँ पे 5 साल है इसलिए एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाय 5, जितना नंबर ऑफ आइटम्स होता है, नंबर ऑफ ईयर्स होता है, उसके हिसाब से निकाला जाता है। एवरेज प्रॉफिट हमने है ना पहले प्रीवियस क्लासेस में सीखे हैं, हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में हमने सीखे हुए हैं, फिर भी अभी मल्टीप्लाई है। अब आपको सबका टोटल करना है, तो 1,80,000 प्लस 2 लाख कितना होता है, 3,80,000, 3,80,000 प्लस 2,50,000 करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 6,30,000 प्लस 1,50,000 करेंगे हम तो 7,80,000, 7,80,000 प्लस 1,20,000 करेंगे हम तो यहाँ पर 9 लाख हो जाएगा। तो आपको 9 लाख। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो ये 4 जीरो देखो, हर जगह पे 4 जीरो सेम चले, तो पहले 4 जीरोस को आप लिख लो क्विकली, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये 18 प्लस आप 20 करोगे तो कितना हो गया, 38, राइट। तो इस तरीके से 38 प्लस आपने 25 किया तो कितना होगा, 38 प्लस 25 63 प्लस 15 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 78 प्लस 12 करेंगे तो 90। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर 90 हम लिखेंगे तो 9 लाख डिवाइड बाय 5। प्रैक्टिस से आ जाता है, कुछ टफ नहीं होता है। अब इसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय, पहले डिवीजन कर लो, बेटर रहेगा, राइट। तो 5 1 जा, यहाँ पे हम अब इसका डिवीजन करेंगे तो 5 1 जा 5, तो यहाँ पे भी क्योंकि 9 नहीं आता है 5 के टेबल में, तो 5 1 जा 5 ले लो। फिर कितना लेफ्ट हो जाता है, यहाँ पर 4 लेफ्ट होता है, 5 8 जा 40 एंड 0 0 0, यहाँ पे 4 0 आ जाएंगे, 4 0 आ जाएंगे तो 1,80,000। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 1,80,000 हम करेंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसे डिवीजन करने में डिफ़िकल्टी होती है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं ऐसे आपको डिवीजन नहीं हो पाएगा, तो साइड में है ना पेंसिल से 9 लाख को आप है ना डिवाइड करो 5 से। तो 5 1 जा 5, क्योंकि मैंने देखा बच्चों को थोड़ी डिफिकल्टी होती है, भूल जाते हैं। 5 1 जा 5, क्योंकि 9 नहीं आता है ना 5 के टेबल में, तो 1 जा में लेके जाओ, फिर 4 लेफ्ट हुआ, 9 माइनस 5 किया तो 4, और ये 0 नीचे लिया आपने तो 40 हो गया। और फिर क्या हुआ, 5 8 जा 40, तो 8 आ गया। फिर कितने 0 बचे हुए, देखो 4 0 बचे हुए, तो 4 0 यहाँ पे लिखेंगे तो 1,80,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाता है। तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 4 zeros एज इट इज लिख दो। फिर 18 2 कितना होता है, 18 2 36 होता है। ऐसे डिफिकल्ट लगता है तो फिर 2 8 16 का 6 कैरी ओवर 1, 2 1 2 एंड 1 3, तो 3,60,000 रुपीज़ हो गया। वो गुडविल है, ये टोटल फर्म का गुडविल है, पूरा फर्म का गुडविल है ये। इसमें से अब किसका हिस्सा निकालना है हमको, रमेश का। तो रमेश का हिस्सा निकालने के लिए हमको मल्टीप्लाई बाय 1/6 करना पड़ेगा। तो हम ये तो ए पार्ट था, आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो, फिर गुडविल ऑफ द फर्म के लिए अलग से ये एवरेज प्रॉफिट को, ये इतना पार्ट है ना जो एवरेज प्रॉफिट का, वो सेपरेटली आप कैलकुलेट कर सकते हो, फिर आप मल्टीप्लाई कर दो जस्ट डायरेक्ट, है। और नहीं तो फिर कंटिन्यूटी में करना है तो ऐसे आप स्टेप फॉलो कर सकते हो। बी पार्ट में रमेश शेयर इन गुडविल इज इक्वल्स टू कितना लिखेंगे हम, 3,60,000 टोटल, जो टोटल फर्म का, तो टोटल फर्म्स गुडविल, ये फॉर्मूला टाइप में मैं आपको अच्छा रहेगा, मल्टीप्लाई बाय आपको प्रॉफिट शेयर। किसका प्रॉफिट शेयर, ऑब्वियसली रमेश को दे रहे हो तो रमेश का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला प्रॉफिट शेयर, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल जो गुडविल है वो 3,60,000 है, मल्टीप्लाई बाय 1/6 करना है, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट शेयर है वो 1/6 है। तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, और ये 4 zeros तो 60,000 यहाँ पे आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे 60,000 रुपीज़ गुडविल
आपका 60,000 रुपीज़ है ना, वो शेयर आ गया किसका, रमेश का। तो अब रमेश के बुक्स कैपिटल अकाउंट में हम रिकॉर्ड कर लेंगे इसका जो गुडविल का हिस्सा है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट 60,000। उसके बाद में नेक्स्ट हमको क्या दिया है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है सैलरी को लेकर कि रमेश को 5,000 सैलरी पर मंथ। अब रमेश इस करंट ईयर में मतलब कितने महीने बिजनेस में, 1 अक्टूबर को डेथ होती है, तो मैंने जैसे कहा अप्रैल से लेकर आपको सितंबर तक काउंट करेंगे तो 6 मंथ आता है। तो 6 मंथ की सैलरी, तो बाय सैलरी अकाउंट, इसका कैलकुलेशन आपको चाहिए तो आप यहीं पे इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। 5,000 पर मंथ है ना, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ्स करोगे आप, तो 5 6 का कितना होता है 30, और ये 3 zeros एज इट इज़ लिखो, 30,000 इसकी सैलरी होगी। उसके बाद में नेक्स्ट दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसका कैलकुलेशन मैं आपको दिखा देती हूँ वर्किंग नोट। तो यहाँ पर जो हमारा थर्ड जो ये है वर्किंग नोट है वो हमारा आएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल्स टू, कितना है इसका कैपिटल अमाउंट है, हमने रिकॉर्ड किया यहाँ पे 2,40,000, तो हम लिखेंगे 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 5% मतलब 5/100 मल्टीप्लाई बाय आपको क्या करना है 6/12, 6 महीना बिजनेस में था इसीलिए आउट ऑफ 12 मंथ्स, क्योंकि 12 मंथ्स का ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनता है, ठीक है। फिर ये मिड ऑफ द ईयर में एक्सपायर हो गया इसीलिए, फिर यहाँ पे 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ठीक है। फिर दिस 2 zeros विल गेट कैंसिल विद दिस 2 zeros, और 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा 24, एंड ये 2 zeros बच गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये अभी 1200 मल्टीप्लाई बाय 5 करना है आपको, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 0, फिर 12 5 ज़ा कितना होता है 60, 12 का टेबल रीड करो, 12 5 ज़ा 60, तो यहाँ पे 6,000 आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये हमको कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देना है, इसको बेनिफिट हो रहा है, इसका क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट हम रिकॉर्ड कर देंगे 6,000 रुपीज़। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो दिया हुआ है ड्राइंग्स को लेकर कि ड्राइंग्स का इंटरेस्ट कितना चार्ज हुआ है। नेक्स्ट उसके जस्ट स्टेप में हमको है ना ड्राइंग्स कितना है वो भी बताया है, तो हम यहाँ पे पहले अभी लिख लेंगे, सेकेंड लाइन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख लेते हैं। फर्स्ट लाइन हमको पता है ड्राइंग्स आने वाला है, नेक्स्ट स्टेप दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो थोड़ा सिस्टमेटिक लगता है ना, पहले विड्रॉ किया तभी तो ना। तो फिर यहाँ पे 2,000 आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको अमाउंट ही दिया है इसीलिए 2,000। और नेक्स्ट जो 8th जो स्टेप है उसमें मतलब 8th एडजस्टमेंट, उसमें ड्राइंग्स का अमाउंट आपको बोला है कि ड्राइंग्स वो पर मंथ कितना कर रहा था, ड्राइंग्स अकाउंट कितना पर मंथ कर रहा था विड्रॉ, तो 5,000 वो कर रहा था। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ सेम आता है, और नहीं तो आपको ऐसे लगता है तो चलो वर्किंग नोट करो कि ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू 5,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय आपको 6 मंथ का करना है, 6 मंथ तक उसने लिया है, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30,000 ड्राइंग्स हो गया। तो 30,000 आपको रिकॉर्ड करना है, तो इसका बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा ना कैपिटल, क्योंकि वो घर ले गया पहले से इतना अमाउंट, इस तरीके से आपको रिकॉर्ड करना है। तो हमारे सारे एडजस्टमेंट हो गए, खाली अभी क्या बाकी रह गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करना बाकी रह गया, क्योंकि उसमें से इसका हिस्सा मिलने वाला है। तो आप देखेंगे कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, क्योंकि 60,000 प्लस 5,000, 65,000 प्लस 6,000 कितना होता है 71,000, और यहाँ पे 5,000 ही है डेबिट साइड में, तो मतलब क्रेडिट बैलेंस हो रहा है। तो हम ये क्लोज करेंगे और 71,000, और हमें तो यहाँ पे खाली इसके हिस्से की ज़रूरत है, किसके, रमेश के, क्योंकि रमेश के बुक हमको कैपिटल अकाउंट ओनली रमेश का ही बनाना है। तो 71,000 माइनस 5,000 करोगे तो 3 0 से 3 0 माइनस के तो 0 ही बच गए, एंड 71 माइनस आप 5 करोगे तो यहाँ पे 66 होगा, तो 66,000। अभी हमको ये कहाँ पे जाता है, तो ये बेसिकली हम सब पार्टनर्स को ही बांटते हैं। तो 2 पार्टनर्स यहाँ पे हम लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
ये किस किस के हिस्से में जाता है, तो यहाँ पर जो पार्टनर्स के नेम दिए हुए हैं, राहुल को 3 हिस्से, रोहित को 2 हिस्से एंड रमेश का 1 हिस्सा है। इसीलिए तो हम 1/6 बोल रहे हैं, क्योंकि 3 + 2 5 होता है, 5 + 1 6 होता है। तो टोटल 6 पार्ट्स होंगे और 6 पार्ट्स में से 1 पार्ट रमेश का है। तो यहाँ पर आप यहीं पे चाहिए तो आप इसका कैलकुलेशन यहीं पे कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको सेपरेटली वर्किंग नोट करना है तो यहाँ पर आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, यहाँ पे शेयर, ये प्रॉफिट हुआ, क्रेडिट साइड क्रेडिट बैलेंस होता तो शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, इसका कितना है 66,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6 करना है। तो 6 × 1 = 6, यहाँ पे 6 × 1 = 6, 6 × 1 = 6, तो 11,000 हो गया। तो 11,000 हमको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का इसका यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेना है। तो हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे पूरा ही आप स्पेलिंग लिखोगे तो अच्छा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, क्योंकि ये मेन आपका अकाउंट आपको बनाने बोला ही है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पर 11,000 आप रिकॉर्ड कर लोगे। अब आपको क्या करना है, सब हो गया, सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। अब आपको रमेश का कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है और फिर उसके बाद में उसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, आप देखोगे कि हाँ क्रेडिट साइड मोर है, डेबिट साइड लेस है, तो क्रेडिट साइड का टोटल करोगे 0 0 0 एंड 6 6 + 6 कितना होता है 12, 12 + 1 कितना होता है 13, 13 का 3 कैरी ओवर 1, 1 + 4 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 6 13, 13 + 3 कितना होता है 16, 16 + 1 कितना होता है 17, तो 17 का 7 कैरी ओवर 1, 1 + 2 3, तो यहाँ पर 3, तो 3,73,000 क्रेडिट बैलेंस है। तो सेम हम डेबिट साइड के टोटल कॉलम में हम रिकॉर्ड करेंगे 3,73,000। अब हमें क्या करना है, बैलेंसिंग फिगर निकालना है। तो यहाँ पर तो कितना आया टोटल करने पे 32,000। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का, ये हमारा क्रेडिट, ये जो क्रेडिट बैलेंस होगा वो इसके एग्जीक्यूटर को चला जाएगा 0 0 0, क्योंकि 3 0 में से 3 0 माइनस के 0 0 हो गया। 3 - 2 किया तो कितना होता है 1 होता है, एंड 7 - 3 किया तो 4 होता है, एंड यहाँ पे 3, तो 3,41,000 इसका जो रमेश का बैलेंसिंग फिगर हो गया। वो किसको जाएगा, तो टू रमेश, ये पेबल होगा, उसके एग्जीक्यूटर को पे करना बाकी होगा। तो टेम्पररीली ये बैलेंस शीट में रमेश एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट करके रिकॉर्ड किया जाता है जब तक उसको पेमेंट नहीं करते हैं, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। इस तरीके से हमको करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और वीडियो को देखा कीजिए। फिर क्या है, आपको ना डाउट्स होते हैं और फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो तो कैलकुलेशन पार्ट्स कमेंट बॉक्स में बताना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, उसका कोई मीनिंग भी नहीं रह जाता है, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व किया कीजिए, खाली वर्बली देखा मत कीजिए, सॉल्व किया कीजिए, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। बोर्ड एग्जाम में आपकी स्पीड भी बनेगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।